सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है गयास अहमद गद्दी के अफ़सानवी मजमूए बाबा लोग में शामिल अफ़साना प्यासी चिड़िया। आफ़ताब कब का गुरूब हो चुका था। अंधियारी झुक आई। लिल्ली वॉटसन की जब आँख खुलती तो सामने वाले इमली के घने पेड़ की आगोश में चिड़ियों का शोर बेदार हो चुका होता। तब हवा का कोई तेज़ मगरूर झोंका इठलाता हुआ आता और उसकी खिड़की के खूबसूरत पर्दों को छेड़कर उसके चेहरे को चूमता गुजर जाता। फिर मिस लिल्ली वॉटसन, जो गुज़िश्ता रात की मसरूफ़ियत को भूले हुए होती, इमली के घने पेड़ पर अपनी निगाहें गाड़ देती और समात के पिंजड़े का सदर दरवाज़ा खोल देती, जहाँ दिन भर की थकी हारी चिड़ियों की लगातार मुसलसल चूं चां होती और परिंदे एक एक करके सदर दरवाजे से दाखिल होते और पनाहगीर होते। रफ्ता रफ्ता चिड़ियों का शोर इमली के मनहूस पेड़ से लिपट कर सो जाता। तब नींद में डूबी हुई मिस लिल्ली वॉटसन की आंखें देखतीं कि अंधियारी झुक आई और उसकी माँ मिसेस वॉटसन, जो रात का इंतज़ार सपीदे सहर के नमूदार होते ही करती रहती है, अभी नहीं आई है। और वो कसलमंदी से बड़ी मीठी लुत्फ़ कसलमंदी से करवट बदलते बदलते एकदम से ऊंधी हो जाती और अपने नाजुक शाखे गुल की तरह के जिस्म को नर्म तोशक के समंदर में गर्क कर चुकी होती और कदर गुनूदगी के आलम में अपने सीने सुडोल खूबसूरत नए नए कबूतरों की तरह के सीनों पर कदर बोझ देकर फ़र्श पर अपनी उंगलियां टिका देती और चाहती कि कोई उसके जिस्म पर आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाले। फिर वो अपने तसव्वुरात में अपने खूबसूरत गुदाज जिस्म को एकदम नंगा करके देखती और एक ज़रा गुरूर, एक ज़रा मुसर्रत से उसके लबों पर मुस्कुराहट आती। रियली आई एम टू रिच। तभी कमरे में उसकी मम्मी दाखिल होती और एक ज़रा मुजरमाना अंदाज़ा निगाह लिए उसका जायज़ा लेती और एक अजीब सी हंसी हंसकर उसे यूं बेदार करती गोया वो जानती ही नहीं कि लिल्ली की रात की मसरूफियात क्या हैं और वो हर शाम बंद संवर के पिछले दरवाजे से कहाँ जाती है। उसकी मम्मी, प्यारी और बेचारी मम्मी, ज़रा सी मक्कार, ज़रा सी खुदगरज, ज़रा सी कामचोर। फिर लिल्ली को मिस जोज़िफ़ाइन याद आई, जो उसकी तरफ बड़ी मेहरबान निगाहों से देखती है और शफ़क़त से कंधे पर हाथ रखती है और सरगोशियाना लबो लहजे में बोलती है कि तुम्हारी मम्मी है डार्लिंग। फिर वो चुप हो जाती और अपने मैले फटे हुए बदरंग सैंडल के पंजे को दाएं बाएं घुमाकर अपने दाहिने हाथ से पुराने पतले टाट के बने हुए खूबसूरत झोलों में से एक को सामने करके दुख से हंसती है और भोलपन से कहती है, ये झोला तुम्हें पसंद है। फिर ये सुनकर लिल्ली उसे जवाब तलब गहरी निगाहों से घूरती है। तो फिर वो दूसरा झोला, फिर तीसरा झोला, फिर चौथा झोला उसके सामने करती जाती है और पूछती जाती है, ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। फिर लिल्ली वॉटसन, जो ख़ुद महसूस करती है कि कदरे तेज़ मिजाज की है, उस पर गुस्सा नहीं होती और आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखती है और गर्दन झुकाकर पुरएतमाद लहजे में कहती है कि मुझे नहीं नहीं, ये भी नहीं। फिर जोज़िफ़ाइन बनावटी खफगी से पूछती है, फिर क्या चाहती हो। फिर वो, यानी लिल्ली वॉटसन, जिसकी निगाहों के सामने कभी कभी कोई सियाह, गहरा सियाह बादल लहरा कर गुजर जाता है, बड़ी हिम्मत करके कहती है, मैं मिसेस जोज़िफ़ाइन वो चाहती हूँ जो तुम कहना चाहती हो और कह नहीं पाती। तब यकायक मिसेस जोज़िफ़ाइन खिलखिलाकर हंस पड़ती है और लगातार हंसे जाती है। बाय गॉड बेबी, यही एक झूठ बात है, यही एक झूठ। क्या? लिल्ली उसके बाजू को पकड़ती है और ज़रा खफगी से बोलती है, क्या झूठ है? यही कि मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी प्यारी सी गुड़िया बेबी, ज़रा सी मगरूर, ज़रा सी तुनक मिजाज, मगर ज़रा अच्छी सी लिल्ली वॉटसन भी वो सब सुनना चाहती है। फिर मिसेस जोज़िफ़ाइन अपने सारे झोले अपने नातुआ कंधे पर रखते हुए उसके कान के करीब अपना मुंह लेकर सरगोशी से कहती है, ज़रा सी हिम्मत करो, ज़रा सी। फिर ये बूढ़ी खस्ता हाल मिसेस जोज़िफ़ाइन कुछ नहीं पूछेगी और न तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत ही पड़ेगी, क्योंकि पानी ढलान ही की तरफ बहता है माय स्वीटी। तब एक रोज़ वो अपनी सब कुछ जानने वाली अनजानी माँ से लिपट कर पूछ बैठती है कि मम्मी डार्लिंग, तुम जानती हो मैं हर शाम कहाँ जाती हूँ। जवाब में मम्मी डार्लिंग गुनाहगार बेगुनाहों की तरह गर्दन झुका देती है और कुछ नहीं बोलती। अपने अंगूठे से कच्चे फर्श पर फर्जी लकीरें खींचने लगती है। फिर उसकी बेज़बान माँ की खामोश गोयाई में एक पुरशोर कहकहा उमड़ता है और उमड़ता ही चला जाता है, एक तेज़, गर्म और नाकाबिले बर्दाश्त बगुले की तरह, और उसकी छाती प्यास से फटी पड़ती है। गले में यहाँ से वहाँ तक रेगिस्तान सुलगने लगा है और लब
उसने कहा, मम्मी मेरे लब से धुआं उठ रहा है, मुझे ज़रा पानी दो, ज़रा सा पानी। और जवाब में उसकी माँ फिर वही पुरशोर नंगी हंसी हंसती है और तड़पती हुई सयाल आग वाला गिलास उसके होठों से लगा देती है और उसके जिस्म से एक और कपड़ा अलग करके उसे अजनबी मदहोश सेठ की आगोश में ढकेल देती है। और यूं जब वो एकदम से अलिफ नंगी हो जाती है तो हंसते हुए वो अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है और लपक कर कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर देती है। और जब जब वो अंदर चीखती है, उसकी मम्मी तब तब बाहर से दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारती है और ज़ोर ज़ोर से कहकहा लगाती है, जैसे बुलहवस गंदा गिद्ध किसी लाश के आसपास फड़फड़ा रहा हो। उस दिन उसकी प्यारी मम्मी ने उस अधेड़ उम्र के शराब में मदहोश रोते हुए सेठ को देखकर कहा था, बेबी डार्लिंग, जानती हो, ये बहुत दुखी इंसान है। ये तुम्हारे पप्पा का दोस्त है। इसका जवान लड़का मोटर कार के हादसे में फौत हो गया है। आज इस गरीब पर आसमान टूट पड़ा है। बेबी प्यारी, तुम ज़रा इसका गम दूर नहीं कर सकती? बेबी डार्लिंग, धड़कते हुए दिलों पर हाथ रखो, प्यासे हलकों में ठंडे पानी का कतरा टपकाओ, यही यसु मसीह ने कहा है। धड़कते हुए दिलों पर हाथ रखो, यही यसु मसीह ने कहा है। मम्मी, तुम जानती हो, उस दिन मुझे भी बहुत प्यास लगी थी और तुमने ठंडे पानी के कतरे के बजाय मेरे गले में जहन्नम की आग उंडेल दी थी। फिर मिस लिली वॉटसन खिलखिलाकर हंस पड़ती है और सामने पड़ी हुई चाय की प्याली को ठोकर से उड़ाकर आगे बढ़ जाती है और कंधे उचकाकर लापरवाही से कहती है, जब से मम्मी मुझे प्यास ही नहीं लगती, प्यास ही नहीं लगती। फिर गहरा स्याह बादल जो उसकी ज़िंदगी के आगे खोलते हुए समंदर की तरह सनसनाता रहता, छट जाता। सारी कॉलोनी में यहाँ से वहाँ तक लैम्प पोस्ट रोशन हो जाते और मिसेस जोसेफाइन के कमरे से वायलन पर ओ माई डार्लिंग की धुन तने हुए तार पर नटों की तरह फिसलने लगती और सारी फ़ज़ा, सारा माहौल, सारा आलम खूबसूरत नायलॉन में मलबूस झलकता चमकता उसकी आंखों के सामने रक्स करने लगता। और जब ही उसकी माँ खुशी से तकरीबन उछलती हुई कमरे में दाखिल होती और उसे टॉयलेट मेज़ से उठाते हुए कहती कि कार आ गई है, कार आ गई है, फिर वो ज़रा तेज़ी से, ज़रा लापरवाही से पीछे मुड़कर एक निगाह गलत अंदाज डालते हुए सीढ़ियाँ तय करके पिछले दरवाजे से कार की तरफ लपकती और मिसेस जोसेफाइन के वॉयलन की धुन उसके ताक़ुब में लरसती लरसती कार तक आते आते हवाओं में खो जाती, गुम हो जाती। फिर कार ड्राइवर, कभी मोटा भारी भरकम उम्रदराज, कभी दुबला पतला नौउम्र, कभी सियाह पगड़ी और सुर्ख बुश शर्ट वाला सरदार, कभी कोई खाकी वर्दी में मलबूस ड्राइवर, हड़बड़ा कर बाहर निकलता और निहायत अदब से दरवाज़ा खोल देता और वो लपक कर कार के गद्दे पर यूं उछल कर बैठती जैसे हल्के नरम और सफ़ेद बादलों की गोद में पड़ी हो। फिर कभी ऐसा भी होता जब वो नौजवान गहरी गहरी सियाह आंखों वाला मुसलमान ड्राइवर होता जो लापरवाही से पान खाता रहता और उसके इस इंतज़ार पर कि लपक कर उठो और अदब से नज़रें झुकाए दरवाज़ा खोलो की बजाय गर्दन घुमाकर पान की पीक बाहर फेंकता और पलट कर उसकी तरफ ऐसी नज़रों से देखता कि वो खिलाफ आदत, खिलाफ दस्तूर खुद दरवाज़ा खोलती और चुपके से गद्दे पर यूं अपना वजूद रख देती जैसे उसका अपना आप अपना ना हो बल्कि चोरी का हो। तब लिली वॉटसन, जो किसी से नहीं डरती और अच्छे अच्छों को नाको चना चबवा चुकी है, जो शहर के बड़े बड़े रईसों और अफसरों से पांव दबवा चुकी है, महसूस करती कि उस पानखोर मुसलमान ड्राइवर की आंखों में गहरी गहरी सिपाहियों की तरह चौकस, खंजर की तरह उठी हुई निगाहों में कोई ऐसी बात ज़रूर है जो अनोखी है, ज़रा डरावनी सी, ज़रा चाबुक सी, जिसको देखते ही कोई शय उसके एहसासात पर सरसराने लगती है और ये सरसराहट सारी रात तारी रहती। वो जब जाज के मस्तकुन रक्स कर रही होती, किसी मालदार सेठ के साथ ड्रिंक कर रही होती या फिर अचानक किसी बात पर ज़ोरदार तहक़ा लगा रही होती, वो खंजर सी उठी हुई निगाह अचानक कहीं से उसके सर पर झूलने लगती और दफतन उसका नाजुक सा गुनाहों के समंदर में कंवल सा बेगुनाह दिल उछल कर उसके हलक तक आ जाता और वो तड़प जाती। तब कोई ख़रीदार अपने दाम वसूल करने की गरज से उसे अपनी तरफ खींचने लगता तो वो डरी डरी सी काँप सी जाती। फिर वो ख़रीदार अपने सीने से चिमटा कर उसकी ठुड्डी उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर वजह पूछ बैठता तो वो झल्ला कर रह जाती और उसे महसूस होता है कि जिस आदमी की अजीब सी निगाहों से वो सहमी रहती है वो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है और वो अपनी सैंडल की नोक पर बड़े बड़े अफसरों को रखती है। फिर वो पलंग पर नंग धड़ंग लेटी अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पर लात रसीद करती और फर्श पर थूक कर चटवाती और घंटों पाँव दबवाती रहती और गोल्डन एगल के पैक पर पैक चढ़ाती अपने को बेसुध कर देती। फिर कोई उसके जिस्म को लाख नोचता भपोड़ता
उसे खबर न होती। फिर रात के तीसरे पहर उसका बॉयफ्रेंड ज़बरदस्ती उठाकर खड़ा कर देता और वो बाथरूम में वापस आती और गोल्डन ईगल की तेज़ झाग सतह पर बैठ चुकी होती। तो वो अपने आप को कदरे हल्का महसूस करती और ज़रा गुरूर ज़रा तमकीनत से चलती हुई और कार में सोए हुए बदमाश पानखोर ड्राइवर को चीख कर उठाती और अपने रात भर के हासिल किए हुए फ्रेंड की तरफ गुरूर से तकती और पानखोर मुसलमान ड्राइवर हड़बड़ा कर उठता और अपने आका को सामने पाकर ज़रा घबराया घबराया मुअद्दबाना सलाम करता और आगे बढ़कर मिस लिली वॉटसन के लिए दरवाज़ा खोल देता और अपने आका के इशारे पर गाड़ी स्टार्ट करके लिली को लेकर रवाना हो जाता। तब मिस लिली वॉटसन, जिसके भूरे खुश्क बाल पिछले पहर की तुंद हवाओं के बायस झंडियों की तरह फड़फड़ा रहे होते, मुस्कुराती और सामने लगे गिलास में झांक कर देखती जिसमें उसका खूबसूरत मासूम चेहरा थरथरा रहा होता। फिर दफतन उसे याद आता, इसी मगरूर बेढंगे ड्राइवर ने एक रोज़ उससे तमस्खुर के अंदाज में कहा था कि मैम साहब, हमारे पास एक बिल्ली होता, बहुत मासूम सूरत, एकदम आपका जैसा। क्या बोला? वो गर्जी तो जल्दी से ढिठाई से बोलता, एकदम आपका माफिक, मगर वो साली चूहा बहुत खाता, बहुत। फिर वो सब कुछ समझ कर भी कुछ न समझने के एहसास को अपने ऊपर तारी किए गरज कर कहती, शट अप। शट अप का मतलब हम नहीं समझता, वो लुच्चा बोलता और अचानक कार की रफ्तार दोगुनी कर देता। फिर वो तेज़ रफ्तार कार के बंद शीशों से देखती कि शहर के जुनूबी रास्ते का आखिरी मोड़ ख़त्म हो चुका है। फिर कार लंबी तंग और बदसूरत गली की गंदी दुनिया में दाखिल हो जाती है। फिर खुला मैदान आता, बरगद का पुराना दरख्त आता जिसका पक्का चबूतरा उसकी जड़ों के फैलने बढ़ने के बायस जहाँ तहाँ से तड़क गया था। फिर दरख्त के करीब वाले गड्ढे के बजबजाते हुए पानी का छींटा उड़ाती हुई कार एक तकलीफदह झटके से रुक जाती। वो बगैर मुंह से कुछ बोले उठ खड़ी होती और मुसलमान ड्राइवर डब्बे से पान निकाल कर इत्मीनान से मुंह में रखता और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती। फिर बगैर एक लम्हा तवक़्क़ुफ़ किए पीछे मुड़े तेज़ तेज़ चलती हुई अपने घर के वीरान अंधेरे में यूं गर्क हो जाती कि अगर रुकी तो उसकी पीठ पर कोई तेज़ सी चाबुक शराब से पड़ेगी। फिर कमरे के मध्यम बीमार बल्ब की जर्द रोशनी में बड़े से दरीचे के करीब सोए हुए माइकल को देखती, जो अभी दुनिया के किसी गम से वाकिफ़ नहीं, जो गफलत की नींद में डूबा पता नहीं किस ख्वाबजार की सैर कर रहा होगा। और ये सोचकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती कि उसके छोटे से भोले भाले भाई की एक गर्लफ्रेंड भी है, सच्ची गर्लफ्रेंड, जो अगरचे माइकल से कई साल बड़ी है मगर फिर भी माइकल के ख्वाबों को आरास्ता किए रहती है। फिर दफतन कहीं से तन्हाई का शदीद शदीद तरीन एहसास उस पर तारी हो जाता और वो महसूस करती कि वो जिस जगह खड़ी है वो दरअसल बड़ा घना जंगल, बड़ा गहरा तारीक साएँ साएँ करती हुई हवाओं वाला जंगल है। फिर वो पलट कर देखती तो सारा कमरा वीरान दिखता। माइकल गहरी नींद में सोया रहता। मध्यम बल्ब की बीमार रोशनी में एक आवारा पतंगा मंडला रहा होता और तब उसे लगता कि वो आदमजाद नहीं, कोई इमली का बड़ा घना घना दरख्त है और गुज़िश्ता रात भर के सारे हंगामे जो हो चुके हैं वो दरअसल खुदगर्जियों के परिंद हैं जिनकी लगातार मुसलसल चूं-चां की आवाज़ें उसके वजूद से लिपट कर सो जाती हैं और वो डरावने तनतन्हा पेड़ की तरह अपने एहसासात को नुचवाती रहती है। तब एक ज़रा शक, एक ज़रा हसद भरी निगाहों से वो अपने छोटे भाई माइकल को देखती, जो खबर नहीं सुकून के किस बुलंद आसमान पर महव प्रवाज होता। फिर उसे याद आता कि इधर कुछ दिनों से उसके छोटे भाई माइकल की आंखों में कोई सवाल मुसलसल सुलगता रहता है। उसकी भूरी मासूम आंखें कभी कभी सवाल में बदल जाती हैं और चलते चलते उसके दिल के दामन को थाम लेती। क्या माइकल वही सब जानना चाहता है? फिर वो फरते मोहब्बत से उसके बालों पर हाथ फेरती और झुककर आहिस्ता से उसकी पेशानी चूम लेती। जब मिसेस जोसेफाइन के दरवाजे पर हल्के से 3-4 बार दस्तक हुई तो वो जो देर से पंखे के बजाय फ्राई पैन से लोहे के छोटे से चूल्हे का धुआं उड़ाने में मशगूल थी, एक ज़रा गर्दन मोड़कर भीगी आंखों से उसने दरवाजे की तरफ देखा और कम इन बोलकर फिर कोयले का धुआं उड़ाने लगी। फिर जब ज़रा देर बाद धुआं उड़ गया और शोलों की सुर्ख ज़बान थरथराने लगी तो उसने देखा कि कमरे की जुनूबी दीवार से लगी जो उजाड़ सूरत लड़की खड़ी है वो कोई और नहीं है, लिली वॉटसन है, जो किसी को खातिर में नहीं लागती और किसी की परवाह नहीं करती। माई स्वीटी, माई डार्लिंग, आओ आओ मेरे करीब बैठो। और जब मिस लिली उसके करीब पलंग पर बैठ गई तो वो ज़रा की ज़रा आने की माजरत करके चूल्हे के पास गई और एक पानी से भरी हुई केतली चूल्हे पर चढ़ाकर वापस आई और लिली की पेशानी चूमकर उसके करीब बैठ गई। तुम्हें पता है बेबी, तुम 3 दिन के बाद कॉलोनी लौटी हो।
और इन 3 दिनों में जानती हो क्या खाक उड़ रही है, क्या हंगामे हुए हैं। तुम्हारी मम्मी जो तुम्हें सोने की चिड़िया समझती है, 20 बार बेहोश हुई है और पागलों की तरह कॉलोनी की नालियों और गंदगी के टब में तुम्हें ढूंढती फिरी है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी लिल्ली बेटी ऐसी ही जगह खोई है। फिर लिल्ली की खामोश उजाड़ सूरत तबाह हाल देखकर मिसेस जोसेफाइन चुप हो जाती है और बड़ी सरगोशियों में प्यार से कहती है, कैन आई हेल्प यू डार्लिंग। नो मिसेस जोसेफाइन, थैंक यू। क्योंकि मैं बजाते खुद। फिर लिली वॉटसन ने चाय की एक प्याली पीते हुए बताया कि उस पानखोर मुसलमान ड्राइवर ने हस्बे दस्तूर तमकीनत से उसकी तरफ घूर कर देखा तो वो चुपचाप कार की पिछली सीट पर बैठ गई और कार टेढ़े मेरे रास्तों को तय करके एक झटके से सदर रास्ते पर आ गई। तो उसने आहिस्ता से मतीन लहजे में कहा, आज हम तुम्हारा सेठ के यहाँ नहीं जाएगा। ड्राइवर ने पलटकर एक नज़र देखा और कबल इसके कि वो कोई सवाल करे, लिल्ली ने तमानियत से जवाब दिया, आज हम तुम्हारा घर जाएगा। दफतन कार को ज़ोर से ब्रेक लगी और मिस लिल्ली वॉटसन अगली सीट से टकराती टकराती बची। ड्राइवर ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसके हाथ पांव फूलने लगे। उसने लरसती हुई आवाज़ से रुक रुक कर कहा, मगर मगर हमारे पास पैसा नहीं। फिर मैं, मिसेस जोसेफाइन बहुत ज़ोर से कहकहा लगाकर हंसी, क्योंकि मुझे पहली बार मालूम हुआ कि सच्चाई जो कुछ दिखाई देती है वही नहीं है, बल्कि इस सच्चाई के नीचे एक हकीकत है जो बड़ी खरी है। मिसेस जोसेफाइन का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने इस्तेजाब से छोटी सी कमज़ोर सी कम उम्र लिल्ली को यूं देखा गोया वो किसी बड़े ऊंचे कवि हैकल पहाड़ के करीब खड़ी है। फिर उसने पलंग की चादर दुरुस्त करते हुए कहा, लेकिन बेबी मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रही हो। मैं भी नहीं समझ पाई थी मिसेस जोसेफाइन, क्योंकि मैंने भी उससे पहले कभी वो मंज़र नहीं देखा था। ज़रा तवक़्क़ुफ़ के बाद उसने कहा कि जब पेचदार गलियों में और छोटे छोटे खप्पर पोश मकानों वाले महल्ले से गुजरती हुई कार एक बेहद तंग बेहद गलीज़ गली के मोड़ पर रुकी तो बदबू का एक भपका उसकी नाक में घुस गया, जिसके बाद उसके एहसासात में गंदगी फैल गई। ड्राइवर ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। उसका बाजू पकड़कर जल्दी जल्दी 2-3 छोटी बड़ी गलियों को तय करके एक टाट का पर्दा लगे दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। ज़रा निगाहों से इधर उधर देखा और जल्दी से यूं लिल्ली को लिए दिए पर्दे के अंदर गड़ाब से घुस गया, जैसे कोई भारी पत्थर पानी की सतह पर गिरकर डूब जाए। बरामदे में लिल्ली को खड़ी करके वो मुसलमान ड्राइवर, जिसका नाम अब्दुल था, अंदर कोठरी में गया, किसी से सरगोशियों में बातें की। पुरानी लालटेन जो भभक भभक कर जलने के बायस धुआं उगल रही थी, उसकी चिमनी को साफ किया। बीचों बीच लगी हुई रस्सी पर एक मैली चादर डालकर कमरे को 2 हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया। तब उसका हाथ पकड़कर चोरों की तरह उसे अंदर कमरे में एक झीलिंग चारपाई पर बैठा दिया और अभी आया कहकर कमरे के बाहर निकल गया। लालटेन की मध्यम सुर्ख रोशनी में लिल्ली वॉटसन ने देखा, वो छोटा सा कमरा हिंदुस्तानी फिल्म स्टारों की कई फटी तस्वीरों से बेढंगेपन से आरास्ता किया गया है। उसमें सीलन है और एक अजीब तरह की नाकाबिले बर्दाश्त बू चारों तरफ फैली हुई है। जब ही कमरे के दूसरे हिस्से से किसी कमज़ोर आदमी के कराहने की आवाज़ भी आई और लिल्ली दफतन घबरा कर उठ खड़ी हुई और उसके दिल में आया कि भाग जाए, लेकिन उसने अपने दिल को ढारस दी और बड़े हौसले से और हिम्मत करके चादर के उस तरफ वाले हिस्से की तरफ झांक कर देखा, जहाँ एक चारपाई पर बेहद गंदा बिस्तर बिछा हुआ है और उस पर एक हड्डियों का ढच्चर पड़ा हुआ है। ये अब्दुल की बीवी थी, जो बहुत बीमार थी, सूख कर कांटा हो गई थी। उसके सीने से चिमटा हुआ एक नहींक सा बच्चा था जो रह रहकर कुलबुलाता था। उसके पैरों से लगे 2 कम उम्र बच्चे बेखबर सोए हुए थे। अब्दुल की बीवी पानी मांग रही थी। मिस लिल्ली वॉटसन दंग थी। ऐसा लगता था जैसे वो नहीं है, कोई और है। चुनांचे लिल्ली ने गर्दन टूटी सुराही से गिलास में पानी उड़ेला और एक नामालूम जज्बे के ज़ेर अब्दुल की बीवी की गर्दन में अपना बाजू हमाइल कर दिया और ज़रा सा ज़ोर देकर उसकी गर्दन को उठाकर गिलास उसके लबों से लगाया और अब्दुल की बीमार बीवी बरसों की प्यासी चिड़िया की तरह गट गट पानी पीने लगी। तब मिसेस जोसेफाइन, लिल्ली ने अपने आप को मिसेस जोसेफाइन के बिस्तर पर डाल दिया, एक तवील जमाई लेकर आंखें बंद कर लीं और एक ऐसी दुनिया में चली गई जहां दूर दूर तक ताहद्दे निगाह सब्ज़ाज़ार ही सब्ज़ाज़ार था। वसी सफ़ेद बुर्राक बादलों में मलबूस वसी आसमान, मोहब्बत की नाआसूदा लबों को चूमती हुई हवाएं, दिल और दिल की मुक़द्दस धड़कनें, और खुदा और खुदा और खुदा। तब मिसेस जोसेफाइन, उसने आंखें खोल दी। मैंने यूं महसूस किया कि ये पानी जो घूंट घूंट करके अब्दुल की बीमार बीवी के खुश हलक में
धागे में सच्चे मोती की तरह उतर रहा है, उससे दरअसल मेरी अपनी प्यास बुझ रही है। लिल्ली, मिसेस जोसेफाइन ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा और लपक कर उसकी पेशानी चूम ली। फिर क्या हुआ? फिर अब्दुल की बीवी ने कहा, मैं कई महीने से बीमार हूँ और इसी हालत में अपना जिस्म नुचवाती हूँ। मेरा शौहर मुझे खाने को देता है, कपड़े देता है और सूदखोर बनिए की तरह उसकी कीमत वसूल करने में ज़रा दरीग नहीं करता। मैं लाख कहती हूँ मेरे बदन में, मेरे जोड़ जोड़ में दर्द है। मेरा दिल रह रह कर डूबने लगता है, मगर वो नहीं मानता। उसकी आंखें उस वक्त और भी सुर्ख हो उठती हैं, चढ़ जाती हैं, चेहरा तन जाता है और उसके बाजुओं में और ज़ोर आ जाता है। और उस वक्त मैं सोचती हूँ कि दाम तो हर ख़रीदार को वसूल करने का हक़ है, और ये सोच कर चुप हो जाती हूँ और बाद अज़ां खुर्री चारपाई पर यूँ निढाल होकर गिर जाती हूँ जैसे किसी कबूतर को बड़ी ज़ोर का गुलेल का ढेला लगा हो और वीरान धरती पर प्यासा हाँपे जा रहा हो। फिर लालटेन की मध्यम रोशनी में वो उसकी तरफ देखती है और ज़रा ताज्जुब और ज़रा खौफ से बोलती है, तुम कौन हो? फिर मिस लिली वॉटसन बताती है कि वो कौन है और क्यों यहाँ लाई गई है, जिसे सुनकर अब्दुल की बीवी उठ बैठती है और मध्यम रोशनी में डूबती हुई मगर तेज़ आंखों से देखती है और उसकी पेशानी पर मुलायमियत से हाथ फेरते हुए मुस्कुराती है। तुम झूठ बोलती हो, तुम ऐसी नहीं लगती, तुम प्यासों को पानी। उसने लिल्ली की ठुड्डी पकड़ ली और उसका चेहरा रोशनी की तरफ करते हुए बोली, तुम तो मुझे वो लगती हो जो 7 बरस कबल इस कोठरी में लाई गई थी, शर्माई शर्माई सी, तसव्वुरात में खोई खोई सी, ज़रा खौफज़दा, ज़रा हौसलामंद, ज़रा सी मुस्कुराती हुई, पिछली ज़िंदगी का गम और आइंदा के लहलहाते मरगज़ार लिए। फिर मिसेस जोसेफाइन, मैं वहाँ से भागने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं गलत जगह आ गई हूँ और दफ़ातन मेरी कई बरसों की सोई हुई प्यास जागने लगी। यकीनन गलत जगह है, क्योंकि यहाँ अब्दुल की बीवी जैसी औरत रहती है जो समझती है कि वो लिली वॉटसन जो अपनी खुदगर्ज माँ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जगह जगह कुआं खोदती रहती है और उसकी तह तक पहुंचकर आखिरी बूंद भी खींच लेना चाहती है, बड़ी नेक लड़की है और अपने हाथों में ठंडे पानी से भरी सुराहियाँ लिए फिरती है। फिर मैंने उस नादान को बताया कि मैं वो नहीं हूँ जो वो समझ रही है। मैं एक मामूली जिस्म फरोश हूँ जिसने अपने हालात की यकरंगी अपने भाई की आंखों के मुसलसल सवाल से घबरा कर फरार हासिल किया है और अब उसके शौहर अब्दुल ड्राइवर की आंखों में झूलती हुई खंजर की तेज़ धार को देखना चाहती हूँ कि वो मुझे कहाँ कहाँ से और किस किस तरह कत्ल करती है। उसने कहा, मैं समझ नहीं पाई तुम क्या कह रही हो। मैंने कहा, तुम समझ भी ना पाओगी। और ये कहकर जब मैं जाने लगी तो उसने लपक कर मेरा दामन थाम लिया। नहीं नहीं, आज मत जाओ, आज मेरा दिल रह रह कर डूबने लगता है, मुझे आराम दो। चुनांचे मिस लिली वॉटसन ने 3 दिनों तक उसे आराम दिया। उसके शौहर के आगे एक खुली हुई दरी की तरह बिछ गई। उसके तीनों छोटे छोटे बच्चों को नहलाया, उसके कपड़े साफ़ किए, उन्हें अपने हाथों से खिलाया और उसके कमरे की सीलन और बरसों की घुटन को अपनी रूह में उतारती रही। और उसका शौहर शर्मसार शर्मसार नज़र नीची किए लिल्ली की पकी पकाई रोटियां खाता और निगाह झुकाए कपड़े तब्दील करता और मुजरिमों की तरह गर्दन झुकाए कमरे से यूं निकल जाता जैसे खुद उसकी आंखों में तनी हुई चाबुक लिल्ली की आंखों में आ गई हो। फिर मिसेस जोसेफाइन ने यूं कहा जैसे ये सब ख्वाब की बातें हों। आज दोपहर में जब सूरज अभी सुलग रहा था, उसकी बीवी मर गई। हैं? हाँ मिसेस जोसेफाइन। तीनों बच्चे चिमटे चीखते रहे। उसका शौहर सिरहाने खड़ा रोता रहा। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर लगी रहीं जैसे कह रही हों, मुझे आराम दो, आराम दो, आराम दो। और मैंने पता नहीं किस बेख्तियार जज्बे के तहत झुक कर गुलाब की दोनों पंखड़ियों पर अपनी उंगलियां रख दी और मेरी आंखों से 2 गरम गरम पानी के कतरे तड़प कर उसके खुश्क गम रसीदा रुखसारों पर फैल गए। मिसेस जोसेफाइन के छोटे से कमरे में गहरी खामोशी तारी हो गई। कई मिनट गुजर गए, कई सदियां गुजर गईं। केतली का सनसनाता हुआ पानी भी चुप हो गया। न लिल्ली ने न मिसेस जोसेफाइन ने किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा। दोनों गोया एक तारे अनकबूत पर चलते चलते रुक गई हूँ। मिस लिली वॉटसन ने अपनी बिखरी हुई जुल्फ समेट कर सुनहरी हेयरपिन से यकजा करते हुए कहा, तब दफतन मिसेस जोसेफाइन, मुझे महसूस हुआ कि मैं जिस कमरे में हूँ वो बहुत गर्म है, बहुत तारीक है और दफतन मुझे प्यास लगी और मैं आहिस्ता से गैर इरादी तौर पर कमरे से निकल आई। मैं गली गली चलती जाती और प्यास की शिद्दत से मेरी छाती फटी जाती थी और मेरे कदमों में चलने की ताकत सुन हुई जा रही थी। चुनांचे जब चारों तरफ सन्नाटा था, धूप सख्त थी और सारी दुनिया तन्हाई और शदीद धूप में सुलग रही थी,
मैं एक मकान की दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। सामने म्यूनसिपलिटी का नल सुनसान पड़ा था। उसके जी में आया कि वो लपक कर जाए और नल खोलकर जी भर के पानी पिए, जी भर के, मगर उसके कदम ही नहीं उठे और वो चुपचाप आंखें फाड़े देखती रही। तब मिसेस जोसेफाइन, मैंने क्या देखा कि मैं क्या बताऊं। मैं प्यास भूल गई क्योंकि नल अच्छी तरह से बंद न होने के सबब टपक रहा था, और वहीं कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा दोनों टांगें उठाकर नल की दीवार से लगाए चेहरे को ऊपर किए खड़ा था। और जैसे ही नल से टपक कर पानी का कतरा गिरता, वो पिल्ला अपना छोटा सा मुंह खोल देता और वो उसके हलक में उतर जाता। फिर मिस लिली वॉटसन खामोश देखती रही और मासूम पिल्ले के मुंह में पानी उतरता रहा, कतरा कतरा, कतरा कतरा, जैसे धागे में सच्चा मोती उतर रहा हो, कतरा कतरा।